नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर मैं वही कंपनी के बारे में चर्चा करूंगा जो कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए थे, और साथ ही साथ मेरे खुद की इस कंपनी के ऊपर जो एंट्री लेवल्स था, मुझे लगता है शायद एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वो टारगेट भी अचीव हो जाएगा। तो मैंने किस कारण की वजह से मैंने कौन सा स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके मैंने काम किया, वो मैं इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, और फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया है तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो चलो सबसे पहले कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। तो जोमेटो आप सभी जानते हैं, इंडिया के अभी एक पॉपुलर फूड सर मतलब डिलीवरीज कंपनी है। मैं पॉपुलर फूड डिलीवरीज कंपनी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जोमेटो मार्केट शेयर वाइज 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर फूड डिलीवरी के ऊपर इस कंपनी के ऊपर हाथ है। मतलब डिलीवरी सेगमेंट में इस कंपनी का एक अलग लेवल का प्रेजेंस है, एक अलग लेवल का मोनोपोली बिजनेस है। चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ, और भी आपको समझ में क्लियर हो जाएगा सारी चीज़ों को। देखिए, 45% फूड डिलीवरी सेगमेंट में यही कंपनी काम कर, तो इस कारण के वजह से कंपनी एक पॉजिटिव व्यू रखा है। दूसरी बात, स्विगी जो इसका एक बड़ा कंपटीटर है, वो भी मार्केट में लिस्टिंग होने के लिए जल्द से जल्द आपको एक अनाउंसमेंट मिलेगा कि स्विगी भी मार्केट में लिस्टिंग होने वाला है। तो लिस्टिंग हो कुछ भी हो, मार्केट जो कंपनी पहले से लीडर है वो तो कंपनी पहले से ही काम करेगा और अच्छा खासा ग्रोथ भी करेंगे। साथ ही साथ जोमेटो के एक प्लस पॉइंट है, वो है इस कंपनी का और एक जो है ब्लिंकिट। तो ब्लिंकिट क्या कर रहा है, वो देखा जाए तो वेजिटेबल फूड्स, बाकी जो ग्रोसरीज प्रोडक्ट है, वो भी उस सेगमेंट के माध्यम से वो डिलीवरी कर रहा है। तो जोमेटो अलग अलग स्ट्रेटेजीज के ऊपर काम कर रहा है। जैसे एक अलग बिजनेस को भी स्टार्ट किया। वो बिजनेस क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि जोमेटो के ऊपर बहुत स्ट्रांगली मुझे बेस इसीलिए देखने को मिला कि जोमेटो ये बता रहा है कि जो रेस्टोरेंट से वो खाना लेकर दूसरों कस्टमर को सर्विस दे रहा है, वो अभी वही रेस्टोरेंट्स को जो इतने सारे अनाज चाहिए, जिस तरीके से ग्रोसरीज चाहिए, वो सारे प्रोडक्ट वो खुद डिलीवरी करेंगे। सोचिए, यहाँ पे भी एक बेनिफिट मिलेगा। मतलब दोनों तरीके से बेनिफिट मिलेगा, रेस्टोरेंट से खाना लेकर कस्टमर के भी देंगे, और वो बाजार से रॉ मटेरियल्स को खरीदारी करके ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, साथ ही साथ मीट्स वगैरह जाके जितने सारे चीज लगते हैं, वो सारे चीज वो खुद प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और वो भी सर्विसेज देंगे किसको, जितने सारे रेस्टोरेंट है, होटल्स है, उसको। तो बेसिकली जोमेटो का यही बिजनेस स्ट्रैटेजी मुझे बहुत स्ट्रांग लगा, इसलिए मैंने जोमेटो के ऊपर इन्वेस्ट भी करके रखा हूँ, और मैं कंटिन्यू जर्नी करना चाहता हूँ इस कंपनी के ऊपर। क्योंकि राकेश झुनझुनवाला जी ने एक बात कही थी, उस बात को मैं हमेशा याद रखूंगा। क्योंकि उन्होंने कहा, जब जोमेटो के ऊपर बिग फॉल हुआ था, चलो एक बार मैं आपको चार्ट को दिखाता हूँ तब आपको पता चलेगा। क्योंकि जोमेटो लिस्टिंग होने के बाद एक बड़ा फॉल हो गया था इस तरीके से, और उन्होंने कुछ इस तरीके से लेवल में एट अराउंड तब प्राइस था 75 to 80 रुपीज़ के आसपास। इस जगह पे उन्होंने एक इंटरव्यू के माध्यम से कहा कि उनका मतलब लास्ट इंटरव्यू था, और उस उन्होंने इस लास्ट इंटरव्यू में एक बात कही थे कि जो जोमेटो जैसे कंपनी बहुत स्ट्रांग है, और इस कंपनी के ऊपर जो लोग अभी माल बेचेंगे तो उसका हालत बिगड़ जाएगा, तो समय आएगा। सिर्फ यही बात उन्होंने कहा था कि समय आएगा इस कंपनी के ऊपर एक धमाका होने के लिए। तो धमाका होने के लिए इस तरीके से बात तो उन्होंने नहीं कहा, कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि समय आएगा, इस कंपनी के ऊपर आपको समय समय देना पड़ेगा। तो फाइनली देखिए, आज मुझे लग रहा है कि वही दिन आ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी रिकवरी भी किया, और एक लंबा सा कप विद 100% क्रिएट किया। क्योंकि एक बड़ा सा कप बने, जब से इसका हाई था, वहां से लेकर लंबा सा हाई बने, और यहाँ पे कप बने, उसके बाद दो बार हैंडल बटन बने। तो फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रीटेस्ट भी किए। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर क्या हुआ, धीरे धीरे करके कंपनी ऊपर जा रहा है, और फाइनली मुझे लग रहा है वो टारगेट को वो अचीव करने का कोशिश करेंगे। तो एक स्ट्रांगली यहाँ पे टारगेट लेवल देखने को मिल रहा है। तो जो सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूँ, तो कंपनीज के ऊपर जो टारगेट लेकर लेकर मैं चल रहा था 297 रुपीज़ के आसपास, तो इस लेवल तक टारगेट मुझे 1 से 2 दिन के अंदर अंदर मिलने का चांसेस है। अभी देखिए, मार्केट है, वो कुछ भी हो सकता है, मेरे कहने पे तो टारगेट नहीं होगा, ऐसे ही बिग क्रैश हो सकता है, ऐसे ही पासा पलट सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जब तक इस लेवल को टच नहीं करेंगे, 300 के आसपास जब तक नहीं जाएंगे, तब तक मैं इंतजार करूंगा। क्योंकि एंट्री लेवल से ओवरऑल अगर मैं करंट लेवल तक भी देखूं, तो ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न मुझे मिल चुके हैं, वो भी 174 डेज में। यही होते पेशेंस, यही होते हैं डीपली रिसर्च। अगर आपने डीपली रिसर्च किया, तो उसका सीधा सीधा फल आपको जरूर मिलेगा। तो आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, IRFC। जिस कंपनी का भी पूरा का पूरा पासा ही पलट चुके हैं। अगर आप टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स को देखेंगे, तो बहुत सारे लोग उछल रहे थे कि कंपनी बहुत शानदार है, रॉकेट बनेगा, ऐसे होगा वैसे होगा। मैं तब भी आपको बताया था कि कंपनी में कोई भी डाउन नहीं है, कंपनी खराब है, कंपनी के ऊपर कोई भी डाउन नहीं है।
कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी बेस्ट है, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे इतने सारे के सालों का एक्सपीरियंस और मैंने जिस तरीके से रिसर्च किया उसके अकॉर्डिंग मुझे इस कंपनी बेस्ट लगा। तो यहाँ पे पॉइंट से है कि कंपनी बेस्ट है तो गिर क्यों रहा है। देखिए, आज तक मुझे ऐसा कोई कंपनी नहीं दिखा जो जब से स्टार्ट हुआ तब से वो भागते ही चले जा रहे हैं, कभी गिरे नहीं। ऐसे एक भी कंपनी अगर आपको मिला है तो मुझे ज़रूर उस कंपनी का नाम मुझे कमेंट्स करके बताइए। ऐसे कंपनी कोई भी नहीं दिखेगा, कितना भी बेस्ट कंपनी है। इंडिया के सबसे बड़े कंपनी कौन है? रिलायंस। जाकर एक बार चार्ट को देख लेना। चलो मैं एक बार आपको खुद ही दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी क्या करा, भागते चले गए। उसके बाद देखिए क्या हुआ, यहाँ पे करेक्शन हुआ। आपको लग रहा होगा कि इस छोटे मोटे करेक्शन में एक्चुअली हुआ क्या, कितने परसेंटेज ही गिरा है। चलो मैं एक बार आपको मार्किंग करके दिखा देता हूँ। ओवरऑल 60% के आसपास क्रैश हुआ था, ऑलमोस्ट 60%। तो सोचिए 60% यहाँ पे भी क्रैश हुआ। यहाँ पे कोविड के टाइम में कितना क्रैश हुआ, ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी के ऊपर 30% का क्रैश हुआ था। उसके बाद 2020 में फिर से एक बार क्रैश हुआ 13 to 14%। तो जितने भी अच्छे कंपनी हो, उस एक ना एक दिन तो वो करेक्शन होगा ही। तो उसी के चलते है कंपनी के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। क्योंकि मैंने जब इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न मुझे मिला, कब बने, 2 बार हैंडल बने, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ, रीटेस्ट किया, तब मैंने आपको बताया कि इस कंपनी के ऊपर मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। और वो कौन सा लेवल तक कंटिन्यू करने वाला हूँ, 257 लेवल तक। मैं इस कंपनी के ऊपर बुलिश इसी कारण की वजह से नहीं कि चलो कंपनी भागते ही चले जा रहा है मैं बाई कर लूँ, ऐसे बिल्कुल नहीं। मैंने इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिसर्च किया वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले जिस तरीके से करेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से गिरावट का माहौल दिख रहा है, तो वो कहाँ तक आ सकते हैं। तो आपको पहले सपोर्ट पॉइंट ढूंढना होगा। तो पहले मैं अगर मैं सपोर्ट को देखूं तो कुछ इस तरीके से लेवल में मुझे एक स्ट्रांगली सपोर्ट मिला। जो लेवल निकल कर है करीबन 145 रुपीज़ के आसपास। दो तरीके से सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ पे एक सपोर्ट तो मिला है, दूसरे जो 200 डेज मूविंग एवरेज है ये भी इसका सपोर्ट बन सकते हैं। तो दो तरीके से यहाँ पे सपोर्ट बन सकते हैं। एक चीज को आपको याद रखना है कि कोई भी अगर शेयर में लगातार धीरे धीरे करके करेक्शन हो रहा है, मतलब धीरे धीरे करके वो गिरते चले जा रहे हैं, आपको वॉल्यूम चेक करना है, क्या वॉल्यूम भी हाई है। अगर वॉल्यूम हाई के साथ वो गिर रहा है तो सोचना एक बड़ा फॉल आपको दिखेगा। अगर वॉल्यूम हाई नहीं है, लो होता चला जा रहा है, मतलब सेलर एक्टिव उतना ज़्यादा नहीं है जितना बायर एक्टिव है, उसको नीचे तो लेके जा रहा है, वो बाइंग करने के लिए उस सपोर्ट लेवल तक लेके जाएगा, बाइंग करने के लिए। इस लेवल में बहुत बड़ा बाइंग हो गया, उसके बाद बाउंस बैक। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पे क्या हुआ, करेक्शन हुआ, वॉल्यूम वीक था, उसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ क्या किया, बाउंस बैक। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए कंटिन्यूसली करेक्शन हुआ, वॉल्यूम वीक हो रहा था, उसके बाद देखिए बूस्ट। तो आपको इस डेटा को ध्यान से देखना पड़ेगा, टेक्निकली चार्ट पैटर्न को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, तब आपको सब कुछ क्लियर मिलेगा। तो मैंने इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करने का डिसीजन इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी के सेल्स में तो कोई कमियां नहीं है, छोटा मोटा इधर उधर हुआ कोई बात नहीं, प्रॉफिट में भी कोई भी कमियां नहीं है, प्रॉफिट भी सेम टू सेम है। जो कंपनी इतनी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है तो उसके ऊपर डाउट करना गलत होगा। तीसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं इन्वेस्टर के हिसाब से देखूँ, वो भी देखिए, अगर प्रोमोटर माल बेच देता 75% से ज़्यादा, देखिए अभी कितना है, 86.36% का होल्डिंग्स है, और सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% से ज़्यादा होल्डिंग नहीं होना चाहिए। तो ओवरऑल कितना टोटल यहाँ पे फिगर आउट है, ओवरऑल 11.36% का होल्डिंग एक्स्ट्रा प्रोमोटर के पास है। तो जब वो माल बेचेंगे तो आप देख लेना वो माल एफआईएस और डीआईसी उठा लेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी एफआईएस और डीआईसी उठाएगा, तो कंपनी में दम है। मैं इसीलिए पॉजिटिव हूँ। आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप फटाफट कमेंट्स करिए और प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इतने सारे डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि यही डेटा लोग पैसा लेकर आपको सिखाते हैं। लोग आपको सारी चीज़ों को लिए पैसा लेते हैं, मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, तो इसलिए एक प्यारा सा लाइक तो चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके नाम है इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड। फाइनली इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड के ऊपर मुझे लग रहा है अभी कुछ जो टारगेट लेवल है उस लेवल तक पहुंचने का वो कोशिश करेंगे। चलो फटाफट वो लेवल को देख लेते हैं। उसके बाद दो गुड न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए कंपनी के ऊपर पहले जो ट्रेड बना था वो मैं आपको शेयर करूँ तो यहाँ पे एक रेंज ट्रेड हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, सीधा सीधा टारगेट अचीव हुआ, कितने परसेंटेज का, 26% के आसपास टारगेट मिला था। और दूसरी बात मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे एक लंबा सा कप बने, उसके बाद एक हैंडल बने, उसके बाद फिर से अब एक हैंडल बने, मतलब यहाँ पे 2 बार यहाँ पे हैंडल बन चुके हैं। हाँ, हैंडल को आपको कुछ इस तरीके से देखना है कि लोगों के मन में ये होता है कि चलो कप इतना छोटा है, हैंडल इस तरीके से है, क्या सचमुच में ये कप विद हैंडल पैटर्न्स है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि कप का जो लो है उस लो को मार्किंग करना और हैंडल का जो लो है उसको मार्किंग करना। अगर हैंडल का लो कप का लो को टच कर दिया तो उसको इग्नोर कर देना, उस स्ट्रैटेजीज को आप इग्नोर कर देना, क्योंकि उस स्ट्रैटेजीज में दम नहीं होगा। शायद आपको एक दो कंपनी तुक्के से प्रॉफिट दे देगा, बाकी कंपनीज में आपको
बड़ा फल दिखा सकते हैं। तो हमेशा स्ट्रैटेजीज को फॉलोअप करके काम करना। तो मैंने क्या किया, जब मुझे काम मिला उसके बाद मैंने हैंडल ढूंढने का कोशिश किया, तो फाइनली मुझे हैंडल मिला। उसके बाद ब्रेकआउट, उसके बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अभी हुआ क्या, देखिए कंपनी धीरे 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 करके ऊपर जा रहा है और शानदार तरीके से ऊपर जाने के बाद इस लेवल तक जा सकता है, जो लेवल निकल कर आ रहा है करीबन 5180 रुपीज़ के आसपास। तो यहाँ पे आपको आप कहेंगे सर आपने कहाँ पे एंट्री लिया, मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री ही नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, मैं आपको बता दूं कि देखिए जब ब्रेकआउट हुआ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ों को। देखिए मुझे हर कंपनी के ऊपर एंट्री नहीं लेना है, चाहे वो कितना भी अच्छा पैटर्न दिखा दे, चाहे वो कितना भी स्ट्रांग वो कंपनी हो। मैं पैटर्न्स के अगेंस्ट में नहीं जाना चाहता हूँ। पैटर्न्स तो यहाँ पे बना था, शानदार तरीके से ब्रेकआउट हुआ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कैंडल के हिसाब से इस कैंडल को ब्रेकआउट कंफर्मेशन कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं। तो ब्रेकआउट जो कंफर्मेशन हुआ वहां से अगर मैं टारगेट तक देखूँ तो छोटा मोटा टारगेट मिलता अगर मैं यहाँ पे एंट्री लेता। तो मुझे चाहिए था एक रीटेस्टमेंट, मतलब जहाँ से ब्रेकआउट हुआ है, जिस लेवल को वो ब्रेक करके ऊपर गया है उस लेवल तक आना चाहिए था। जो लेवल निकल के आ रहे थे 4530 के आसपास, तो वो लेवल तो आया नहीं। उससे पहले ही कंपनी बाउंस बैक किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो इसलिए मैंने सिर्फ वॉच किया, मैंने सिर्फ स्टडी किया और मैंने इस कंपनी के ऊपर आपके साथ भी ये सारे डेटा शेयर कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको, अगर आपने मान के चलिए स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके यहाँ पे काम कर लेता तो आपको कितना ही प्रॉफिट मिलता, ओवरऑल टोटल प्रॉफिट मिलता सिर्फ के सिर्फ 6%। देखिए 6% के लिए मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। अगर मैं डाउन साइड से मैं अगर टॉप तक देखूँ तो ओवरऑल 14% के आसपास रिटर्न मिलने का चांसेस था, तब मैं एक रिस्क जरूर लेता, क्योंकि एक साल एटलीस्ट 6 मंथ में भी अगर 14% का रिटर्न मिले तो मेरे लिए बड़ी बात होता। क्योंकि 6 मंथ में प्रॉफिट मिलने का चांसेस इसीलिए था क्योंकि कंपनी के ऊपर दो गुड न्यूज़ है जो मैं सबसे पहले आपको शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं इंडिगो, इंडिगो प्लान टू देख सकते हैं ब्लास्टर इट बिजनेस क्लास। जो बिजनेस क्लास लेवल है उसके लिए कंपनी बता रही है कि 40 एयरक्राफ्ट बाई 2025। तो 2025 के अंदर अंदर वो 40 एयरक्राफ्ट लेके आने वाले हैं, वो भी बिजनेस क्लास के लिए। तो सोचिए, उसके साथ साथ और एक न्यूज़ भी है, एक्सक्लूसिव न्यूज़ है। इंडियन नीड लार्ज एयरलाइंस टू कंप्लीट ऑन ग्लोबल स्टेज। तो वो भी किसने कहा, इंडिगो का जो सीईओ है उन्होंने खुद कहा कि ग्लोबल लेवल में इंडिया को अगर रिप्रेजेंट करना है तो एक लार्ज एयरलाइंस कंपनी को खड़ा करना होगा, तभी एक स्ट्रांगली ग्रोथ हो पाएंगे एयरलाइंस इंडस्ट्रीज में। ये सारे पॉइंट्स को आपको मतलब आँख कान खुला रखकर देखना चाहिए, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको बताएगा कि फ्यूचर कहाँ पे जा रहा है और फ्यूचर में कौन सा दिशा में कौन सा सेक्टर जाने वाला है। तो मेरा व्यू तो पॉजिटिव है, आपके व्यू क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं कंपनी का नाम स्टोरेज टेक्नोलॉजीज एंड ऑटोमेशन लिमिटेड। तो जो कंपनी एक 200 करोड़ का कंपनी है, कंपनी ने एक अपडेट पहले आज तक कभी नहीं दिया, तो फर्स्ट कंपनी बता रहा है कि कंपनी स्प्लिट एंड बोनस एक साथ देने वाला है, क्योंकि इसका फेस वैल्यू 10 रुपये है। उसके अकॉर्डिंग कंपनी जल्द से जल्द इसके ऊपर स्प्लिट एंड बोनस लेके आने वाला है। तो जब डेट आएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, और इस वीडियो टोटली टोटली एजुकेशन पर्पस में था। मेरे तरफ से कोई भी कंपनी इसके ऊपर बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। मेरे तरफ से सारी चीज़ों को सीखिए, सीखने के बाद बैक टेस्टिंग करिए, उसके बाद खुद के हिसाब से डिसीजन लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।